हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी और हम आज 26 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। साथ ही आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां भी हैं आप अच्छे से भारत के गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कीजिएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि एक बढ़िया कंटेंट आप सभी को प्रॉपर टाइम पर मिल सके और उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? चूंकि हम गणतंत्र दिवस के स्तर पर जानते हैं इस वर्ष हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो जो अतिथि हैं हमारे वह है इमैनुअल मैक्रॉन। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को शामिल किया जा रहा है, या इन्हें समझिए कि इन्हें न्योता दिया गया है इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर। और साथ ही साथ जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, यह छठवां अवसर है। आप समझ रहे हैं, छठवीं बार कोई फ्रांसीसी नेता जो है हमारे यहां मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहा है। साथ ही भारत इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और पिछली साल भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया था। आपको एक्सप्लेनेशन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, इसे भी आप बढ़िया से पढ़ा कीजिएगा। और पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा आपका 31। एक्सप्लेनेशन, चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार द्वारा 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा, यही आपका प्रश्न था। और इसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यदि आपसे पूछे कि मरणोपरांत यह कितने लोगों को दिया जा रहा है, तो 3। और गृह मंत्रालय के अनुसार इस अवार्ड में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा, 7 को उत्तम जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जाकर पूछेगा तो इस तरीके से प्रश्न बनाने की गुंजाइश है। हमें कुल याद रखना है कितने हैं, 31। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्योंकि हम 25 जनवरी को, आप सभी को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। देखो, कभी भी अगर किसी दिवस के बारे में पढ़िए तो कब मनाया जाता है यह याद रखिएगा। दूसरा, थीम क्या रखी गई है इस वर्ष की, यह याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन थीम बेसिस पर भी पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। साथ ही यह दिवस लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को भी बताता है। और चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह 25 जनवरी 2011 को आपको बताया जा रहा है कि पहली बार मनाया गया था। तो पहली बार यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? वर्ष 2011 से। साथ ही 2024 के लिए आपकी थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अर्थात इस बार की थीम आप जरूर याद कर लीजिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, अर्थात वोटिंग के से जैसा कुछ नहीं है, और आई वोट फॉर श्योर, वह मैं निश्चित ही वोट करूंगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा द्रौपदी मुर्मू। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस प्रश्न की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग, जिसका नाम है आपका कौशल भवन, यह भी याद रखिएगा आप, इसका उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और नाम क्या है हमारा बिल्डिंग का? कौशल भवन। साथ ही यह बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। और इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात दो देशों के बीच जो समझौता होता है, तो पूछा जा रहा है कि कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर है आपका ओमान। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ओमान देश के साथ अभी समझौता किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और बेहतर समझ में आ जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश आपका ओमान, इसके साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
साथ ही यह ओएमयू आपको बता दूं, यह एमयू 3 साल की अवधि के लिए किया गया है और इसके तहत G2G और B2B। ये क्या है G2G? G2G का मतलब है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, समझ में आया आपको? तो B2B और G2G दोनों ही तरह का यह द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण। देखिए कैपिटल मार्केटाइजेशन क्या होता है? यह सीधा सीधा मतलब समझिए, किसी भी कंपनी का कैपिटल मार्केटाइजेशन होता है जिसके माध्यम से यह तय होता है कि उस कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है। तो अब प्रश्न है आपका कि 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण अर्थात जो वैल्यू आपकी 3 ट्रिलियन पहुंची है, यह पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? सही उत्तर है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए आखिर यह दूसरी बनी है तो पहली कंपनी कौन सी है? सभी जानते हैं उसके बारे में। 3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी रही है एप्पल और अभी के समय हो चुकी है दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। यही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। साथ ही एप्पल आपकी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है सर्वाधिक जब एप्पल का है तो सर्वाधिक मूल्यवान भी यही कंपनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो अमेरिकी जो स्वास्थ्य नियामक है अर्थात जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर एक कोई भारतीय कंपनी है जिसको यह अधिकार मिला हुआ है कि वह अपनी जेनेरिक मेडिसिन का निर्माण कर सकती है। क्लियर? समझते हैं वह कौन सी कंपनी है? तो वह आपकी जाइडस है। याद रखिएगा जाइडस कंपनी है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जाइडस लाइफ साइंसेस को हाल ही में पोस्ट हर्पेटाइट न्यूरलिगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिका स्वास्थ्य जो नियामक है उससे अंतिम मंजूरी मिल गई है। साथ ही इसके तहत कंपनी गैबापेंटिन टेबलेट का नाम क्या है आपका? गैबापेंटिन। तो गैबापेंटिन टेबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जाइडस गैबापेंटिन टेबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो ध्यान रखिएगा इससे पहले किसी भी भारतीय कंपनी को यह राइट नहीं मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो अभ्यास डेजर्ट नाइट में पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना के साथ। क्लियर तरीके से समझ में आया कि वायुसेना का यह संयुक्त अभ्यास है और भारत के साथ और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं? तो सही उत्तर है आपका फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो भारतीय वायुसेना 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन करेंगे। क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों ही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हलवा समारोह की बात की जा रही है कि हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो सही उत्तर है आपका बजट तैयार करने की प्रक्रिया से। समझते हैं भाई यह हलवा समारोह क्या है। देखिए जो अंतरिम बजट आपका 2024 है, इसके लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ। तो समझ में आया कि बजट जब तैयार किया गया तो उसकी जो अंतिम प्रक्रिया थी, अंतिम चरण में था बजट, तो उसे ही चिन्हित किया गया था हलवा समारोह के तौर पर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो महामंडल महोत्सव के बारे में समझते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसके बाद इसका आंसर समझ में आ जाएगा। देखिए महामंडल जो महोत्सव हुआ है वह आपके राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ। जब प्राण प्रतिष्ठा आपकी होती है उसके ही अगले दिन से एक दिन बाद बुधवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ। अब राम मंदिर के इस समय जो ट्रस्टी हैं जगत गुरु विश्वेश प्रपन्न तीर्थ के संयोजन में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में इस उत्सव की शुरुआत होती है। साथ ही राम मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि उत्सव में दैनिक कलश पूजा भी शामिल होगी और 48 पूजित कलशों को गर्भगृह में रखा जाएगा। यानी कि प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति की स्थापना के बाद यह महामंडल महोत्सव किया गया है और इसके बाद जो कलश हैं आपके 48 पूजित कलश हैं इन्हें भी गर्भगृह में रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अयोध्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहां पर हुई है? तो ऑप्शंस हैं आपके पुणे, गुड़ग्राम, भोपाल, मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा आपका भोपाल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड है 63वीं बैठक इसकी भोपाल में आयोजित हुई। इसमें 392 खनिज विकास परियोजनाएं,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शामिल हैं। और वर्ष 2024-25 के लिए आपसे पूछा जाए कितने कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, तो 1055 कार्यक्रम इसके तहत, इस बोर्ड के तहत तैयार किए गए हैं। साथ ही यह बैठक कहां पर हो रही है? आपकी भोपाल में हो रही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। तो हाल ही में बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024, इसके तहत महिला एकल टाइटल किसने जीता है? पीछे भी हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। इंडिया ओपन टाइटल, इंडिया ओपन के तहत जो महिला एकल टाइटल है, यह आपका जीता गया था ताई ज्यू यिंग के द्वारा। यह भी चीनी प्लेयर है, वो भी चीनी ताइपे से। आपको बताया था कि चीनी ताइपे वह क्षेत्र होता है जो ताइवान देश है, इसे चीनी ताइपे बोलता है, और ताइवान अपने आप में इसे पृथक राष्ट्र के रूप में, ताइवान के रूप में घोषित करता है। तो यह जो ओपन हुआ है आपका इंडिया ओपन, यह भारत में ही हुआ है और विजेता रही है इसकी ताई ज्यू यिंग। साथ ही इसकी उपविजेता अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी उपविजेता थी आपकी चेन यू फेई। यह भी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, यहां आपको लिख लेना है तुरंत। इसकी उपविजेता रही थी आपकी चेन यू फी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात के गांधीनगर में हमारे माननीय गृह मंत्री के द्वारा यह फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और उससे इसका महत्व समझ में आएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है, आने वाले 5 वर्षों में विश्व की सबसे अधिक आधुनिक प्रणाली होगी, क्योंकि इस फॉरेंसिक केंद्र के माध्यम से हमारी न्याय प्रणाली को भी मदद मिलेगी और वह बेहतर न्याय व्यवस्था कर सकेगी। क्लियर? तो यह स्टेटमेंट आप समझ में आ रहा होगा इस केंद्र का महत्व क्या है और कहां पर इसकी स्थापना हुई है, तो गुजरात के गांधीनगर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहां पर हुआ है? तो यहां बात हो रही है अभ्यास खंजर की। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आया कि अभ्यास खंजर अगर आपसे पूछा जाए किन दो देशों के बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। अब क्वेश्चन है कि यह कहां पर हो रहा है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई यह अभ्यास हो रहा है तो कहां पर हो रहा है। तो अभ्यास खंजर जो आपका अभ्यास हो रहा है, यह हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पीछे भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में यह प्रारंभ हो गया है। भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच यह अभ्यास है। साथ ही यह अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा और अभ्यास दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो अभ्यास खंजर के विषय में यह जानकारी पर्याप्त है। अब यह आपके 26 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ कल फिर हम मिलते हैं सुबह 6 बजे इन्हीं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है हमारा। और अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इसे अपनी दैनिक जो दिनचर्या है आपकी, उसका एक भाग बना लीजिए, ताकि आपकी महीने के बाद करंट अफेयर्स सारी तैयार हो सके हमारे साथ ही साथ। आज के लिए धन्यवाद।